बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और आज 288 यानी कि सभी सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्र के बाहर साफ साफ देखी जा सकती है कि कितनी भीड़ जमा हो गई है। और इस बार अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 4136 लगभग 4136 प्रत्याशियों की किस्मत जो है इस बार दांव पर लगी हुई है। और शाम तक अगर हम बात करें तो शाम तक इनकी जो किस्मत है ईवीएम में एकदम बंद हो जाएगी और 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में एक मुद्दा बड़ा सुर्खियों में है। जो हम बात करें विनोद तावड़े की, कल का ये मुद्दा है। जैसा कि आप जानते हैं कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए हैं। जो विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि मतदान से ठीक एक दिन पहले, माफ कीजिएगा, मतदान से सिर्फ एक दिन पहले एक ये बड़ा मुद्दा सामने आया है कि विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के नेता है और कहें तो राष्ट्रीय महासचिव भी कहे जाते हैं और उन्हें 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के गले की मुसीबत भी एक तरीके से बन गया है और पूरा चुनाव एक तरीके से देखा जाए वो आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत वाला ये मुद्दा बन गया है। विनोद तावड़े के ऊपर आरोप है कि वो एक होटल में बैठकर रुपया बांट रहे थे। आरोप है कि 5 करोड़ रुपया था। हालांकि जो चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें लगभग 9 लाख रुपया बताया गया है। लेकिन वो वहाँ पैसा बांटते हुए उन्हें बहुजन विकास अघाड़ी जो है उसके कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और ये आरोप लगाया कि ये 5 करोड़ रुपया बांट रहे। तो एक डायरी भी बरामद की जिस डायरी में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे जिनको ये रुपया बांटा जाना था। अब ये रुपया किसका था किसका नहीं था ये जाँच का विषय है। इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विनोद तावड़े पर भी एफआईआर है, वहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पर भी एफआईआर है। इसके बाद विपक्ष हमलावर हुआ और ये आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहती है और ये साफ संकेत ये है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। आज जिस तरीके से वोटिंग कम हो रही है इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये समझा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता इस बात से निराश है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कुकृत्य कर रही है रुपया बांटने का। तो ये एक तरीके से संदेश जा रहा है। तो अब ये देखना है कि इसका चुनाव पर किस तरीके से पड़ता है। लेकिन फिलहाल विनोद तावड़े फंसे हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और ये बड़ा मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया। वीडियो जो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहाँ जो मौजूद पुलिस अधिकारी हैं वो विनोद तावड़े को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक गंभीर मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया। और चुनाव से ऐन पहले इस तरीके की चीज़ आना। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इधर आरोप ये भी लग रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से भी हुआ है। और इसमें बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई यानी कि तब निशाना जो है वो साधा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर, चूंकि विनोद तावड़े भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जा रहे थे बीजेपी में। तो ये कहा जा रहा है कि ये इसकी जो जिस तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने इस तरीके से पकड़ा तो इसमें कहीं ना कहीं शायद देवेंद्र फडणवीस की कोई शेयर रही होगी। चूंकि देवेंद्र फडणवीस के एकनाथ शिंदे से बहुत अच्छे संबंध एक तरीके से समझे जाते हैं और एकनाथ शिंदे जो थे वो प्रकाश अंबेडकर से जाकर मिले भी थे। वो ये चीज़ें भी आई थी। तो अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इसके बारे में हम जानना नहीं चाहते कि किसका है किसका नहीं है। लेकिन जो फिलहाल सामने आ रहा है वो सामने यही आ रहा है आंचल कि विनोद तावड़े इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि उनके पास से पैसा बरामद किया जा रहा है, पैसा बच रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि जो कपिल सिब्बल जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग इनको निर्दोष करार दे देगा, जांच एजेंसियां इनको निर्दोष करार दे देंगी और विनोद तावड़े इसमें बाद में बच जाएंगे। अब बाद में क्या होगा ये अलग का मसला है कि फिलहाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। जी बिल्कुल, वोट के बदले जो नोट का मुद्दा है ये लगातार सुर्खियों में है और आज ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। बात की जाए राहुल गांधी की तो राहुल गांधी लगातार जो है जाति जनगणना, संविधान का मुद्दा, अडानी का मुद्दा लगातार उठाते आए हैं, सवाल उठाते आए हैं इन पर। और जो बीजेपी को लग रहा था अब तक एनडीए को वो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो लाड़की बहना योजना जो महाराष्ट्र में चलाई गई है उसका उन्हें फायदा होगा। लेकिन जो अब ये मुद्दा आया है सुर्खियों में है जो ये मुद्दा, इसके बाद से बाजी जो है महाराष्ट्र में पलटती दिखाई दे रही है। लाड़की बहना योजना का भी बीजेपी को फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वोट के बदले नोट के बाद ये
जो मामला सुर्खियों में है उसके बाद, और कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि लाडकी बहना योजना उनके लिए कहीं एक बड़ी भूमिका निभाएगी इस चुनाव में। लेकिन जब डीबी लाइव की टीम धारावी में थी, मुंबई में थी, महाराष्ट्र में, मतलब नागपुर में, अलग अलग जगहों पर जाकर इलेक्शन कवर कर रही थी, वहां पे हमने काफी लोगों से बात की, खासकर महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं एक अहम रोल निभाती हैं। और बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं ने इस योजना को सिर्फ एक जुमला बताया। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो ये योजना शुरू की गई है लाडकी बहना योजना, पहले सरकार को महिलाओं की याद क्यों नहीं आई और अब क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो पैसे दिए जा रहे हैं वो हमारे हक के हमें ही वापस लौटाए जा रहे हैं। 1500 रुपए से कुछ नहीं होता, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 1500 रुपए में कुछ नहीं आता। अगर उन्होंने 1500 रुपए हमें वो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए वहां पे और कई चीजें हैं, जैसे तेल है और भी कई खाद्य पदार्थ हैं जिनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने पैसे तो दिए लेकिन कीमतें बढ़ा दी, यानी कि महंगाई बढ़ा दी। और 1500 रुपए में आखिर होगा क्या, क्योंकि जो घर का खर्च होता है वो 1500 रुपए में नहीं चलता, उनका ये कहना था। और भी कई चीजों पर महिलाओं ने बात की कि जैसे उनको रोजगार चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर सरकार को कुछ देना ही है तो हमारे हित में हमें रोजगार दे, वो पैसे देके हमें एहसान नहीं दिखा रही है, वो हमारे ही पैसे हमें वापस लौटा रही है। ये मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने कहीं ना कहीं, अब देखा जाए तो जिस तरीके की वहां की महिलाओं के व्यूज थे, उन्होंने जो अपने बयान दिए उनमें साफ साफ ये जो लाडकी बहना योजना है वो उन पर पलटती दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए पर पलटती दिखाई दे रही है। इसका उन्हें लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, लाडकी बहना योजना एक योजना है, ठीक है, वो योजना है, लेकिन सवाल यही जो जैसा आंचल आपको महिलाओं ने वहाँ बताया, चूंकि ज़मीन पर आप थीं और आपने वहाँ महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं ने बहुत खुलकर आपको बताया। और ऐसा नहीं कि आप किसी टारगेट करके गई हो, अचानक आप पहुंची हो, अचानक महिलाओं ने बातचीत करना शुरू की और बातचीत में ही ये बात लाडकी बहना योजना को लेकर निकल आई। महिलाएं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ी। वो वीडियो हमारे दर्शक जो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ा भी हुआ है, महिलाएं किस तरीके से बात कर रही हैं, उसके कुछ अंश हम यहाँ सुनवाएंगे भी अपने इस कार्यक्रम में। महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं कि ये पैसा तो हमारा ही है और महंगाई इतनी बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ाने के एवज में अगर 1500 रुपया दे रही है सरकार, तो क्या दे रही है? जनता का पैसा है, जनता को दे रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आया। दूसरा, जिस तरीके से वो एक जो बीजेपी के नेता थे उनका वीडियो वायरल हुआ कि साहब वो कोई महिला जो है जिसको लाडकी बहना योजना का लाभ मिल रहा है, वो अगर कांग्रेस की रैली में दिखाई दे जाए तो हमें उसको बताना, हम उसको ठीक करेंगे। इस तरीके का जो वीडियो वायरल हुआ, उससे संदेश गया कि आप क्या वोट खरीदने के लिए योजना लेकर आए हैं? और वोट खरीदने के लिए अगर योजना लेकर आए तो ये क्या आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं? और उसके बाद रही सही कसर जो थी आंचल, वो विनोद तावड़े के इस वीडियो ने पूरी कर दी। तो यानी लाडकी बहना योजना जिसको समझा जा रहा था कि बहुत गेम चेंजर साबित होगी और भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ती नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है कि आप हमारा पैसा ही तो आप हमको दे रहे थे और हमको आप जो लूट रहे हैं, एक तरीके से जो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने महिलाओं ने, ये हमारे नहीं उनके ही शब्द हैं महिलाओं के, कि हमको जिस तरीके से लूटा जा रहा है और ये फिर एक बड़ा मसला बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फिलहाल फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी अब आज चुनाव चल रहा है, मतदान कम हो रहा है महाराष्ट्र में, झारखंड के मुकाबले लगभग आधा है, तो समझा जा सकता है कि इसके कुछ दुष्परिणाम क्या भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, अब ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास उन महिलाओं की बयान भी है जिनको हम आपको सुनवाएंगे कि वो महिलाएं आखिर कह क्या रही हैं, तो सुनवाते हैं आपको। वो मिलता है आपको। देखिए, लाड़की बहना 1500 का हमारा घर नहीं चलता। आपने कभी तेल खरीदा है? 1700 का तेल 2400 में हो गया। हमारा पैसा हमको देके और आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो। आप हमारे को महंगाई देके हमारे पर मेहरबानी, हमारा पैसा हमें दे रहे। बिस्किट पे टैक्स 18%, बच्चों की बुक पे टैक्स, ये सब क्या है? गवर्नमेंट ही कर रही है ना। दूध का वही बोलूँ ना। हाँ, हम लोग को आप 1500 रुपया हमारा हमको दे रहे हो, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, हम हाथ जोड़ते हैं। सस्ता चाहिए था, महंगाई नहीं चाहिए था। हमारा पैसा लेके हम लोग को आप दे रहे, जिसको मिला उसका भी उसको फायदा, जिसको नहीं मिला उसका तो नुकसान है ना, सबका लिए। फायदा किसी का नहीं, हमारा पैसा हमको बेच रहे, हमारा पैसा हमको बोल रहे। और हम लोग ये लड़ाई में हम लोग ये संघर्ष करते ही रहेंगे। नहीं जाना है धरावी छोड़ के, हमारा घर है, उनका क्या हक बनता है? स्वस्त खायला मिळते ना, तसं बाहेर मुंबईमध्ये नाही मिळत। नवरा बायको संग जरी भांडला तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से धारावी की महिलाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धारावी छोड़कर नहीं जाएंगे और जो लाडकी बहना योजना के थ्रू हमें पैसे दिए जा रहे हैं वो कोई एहसान नहीं है, वो हमारा ही पैसा हम ही को लौटाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 1500 रुपए में खर्चा चलना मुश्किल है, हमसे टैक्स लिया जा रहा है और वो पैसे हमें वापस कर दिए जा रहे हैं, जैसा कि आपने सुना। और अब बात की जाए अगली खबर की, तो नंदगांव से शिंदे गुट के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार जो है आमने सामने है, उन दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन शिंदे
गुट के उम्मीदवार ने निर्दलीय उम्मीदवार समीर को एक बड़ी धमकी दे दी है, यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनकी यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार की हत्या हो जाएगी, क्योंकि समीर का आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार ने अपने कॉलेज में गन्ना श्रमिकों को रखा था और वो वहां पर पैसे बांट रहे थे। ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार ने ये ऐसा बयान निर्दलीय उम्मीदवार ने दिया है। उन्होंने आरोप लगाया शिंदे गुट के उम्मीदवार पर। अमलेंदु जी, इस पर क्या कहेंगे कि क्या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा वोटिंग पर? देखिए, इन सारी चीज़ों का वोटिंग पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है और ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो है वो किस तरीके से चुनाव को जीतना चाहती है और क्या क्या उसमें अनैतिक कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि अब राजनीति में नैतिकता अनैतिकता की ज़्यादा बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा राजनीति अभी अनैतिक नहीं हुई है जितना भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो उसको अनैतिक बनाना चाहते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर मसला उठेगा और लोगों को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव कर रही है और किस तरीके से वो पैसे के बल पर जो चुनाव जीतना चाहती है। यानी ये एक साफ संकेत समझा जा सकता है कि महायुति के पास जनता का समर्थन नहीं है, वो पैसे के बल पर ही खरीद सकती है जो भी उसको समर्थन मिलेगा। और ये जो कई घटनाएं लगातार हुई हैं आंचल, एक तो ये विनोद तावले का मसला हम लोग लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, इसी तरीके से शिंदे गुट के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को धमकी दी, वो इधर जो नासिक में कल जो संजय साठे जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं उनसे रुपया बरामद किया गया 2 करोड़ रुपया। ये सारी घटनाएं जिस तरीके से सामने आई, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये महायुति के उस चाल चरित्र चेहरे को उजागर करती हुई दिखाई पड़ती हैं जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये इस चुनाव को पैसे के बल पर जीतना चाहते हैं। और अडानी, रोजगार और गुजरात, ये बड़े मसले जो हैं वो महाराष्ट्र चुनाव में बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष तो पहले से आरोप लगाता आया है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वहाँ की जो फैक्ट्री है, वहाँ का जो रोजगार है वो ले जा रही है। कई प्रोजेक्ट्स जो ऐसे हैं जो गुजरात लेके जाए गए हैं और वहाँ की जो जनता है उन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र के जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे रोजगार मिल सकता है और महाराष्ट्र का भला हो सकता है, वो सारे रोजगार और प्रोजेक्ट्स जो है महाराष्ट्र लेके जाए गए हैं। लेकिन वहीं अब बात की जाए मतदान की, तो इस वक्त 11 बजे तक हम बात करें मतदान की तो 11 बजे तक 18% मतदान हो चुका है और जल्द ही नए आंकड़े भी आने वाले हैं जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। और वहीं मतदान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि शिरडी और बीड़ में फर्जी मतदान किए जा रहे हैं। ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीड़ में और शिरडी में बाहरी छात्राओं को बुलाकर उनसे फर्जी मतदान करवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फर्जी मतदान की और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन वो किस तरीके से मतदान को प्रभावित कर रहा है, ये खबरें सब जगह से आ रही हैं। महाराष्ट्र से भी आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ से भी आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज़्यादा खैर आ रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि विखे पाटिल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं शिरडी से, वो अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं के फर्जी वोट बनवा कर डलवा रहे हैं। और जब उन छात्राओं से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शायद वहाँ, वो सवाल करती हैं आप कहाँ से, तो वो बच्चे बता नहीं पाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। तो यानी वो स्टूडेंट्स जो वो कहाँ के रहने वाले हैं ये बता नहीं पाती हैं। वो साफ तौर पर दिखाया जा सकता है किस तरीके से वहाँ फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये आ रहा है, इसका मतलब चल एक तरीके से साफ है कि जो चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारे चुनाव लड़ रही है, ये आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आते हैं। इस तरीके के जो विजुअल्स आ रहे हैं और इस तरीके के जो वीडियो आ रहे हैं उनके जरिए। मैं आप लोगों को उन विजुअल्स को भी दिखाऊंगी कि विजुअल में आखिर दिखाई क्या दे रहा है, वहाँ के लोग किस तरीके से उनसे सवाल करते दिखाई दे रहे हैं, कैसे छात्राएं वहाँ पर वोट डाल रही हैं। तो स्क्रीन पर विजुअल्स ले आते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास केंद्रे। कहाँ रहते हैं? आधार कार्ड दिखाओ आपका। क्या करते हैं आप? इलेक्शन कार्ड। वोट किया क्या? स्टूडेंट है भैया आप? हमारा रेसिडेंशियल यहाँ का है। स्टूडेंट है आप और ये गलत है, सब वोटिंग गलत चल रहा है। आप भारत के नागरिक हैं, स्वार्थ के लिए ऐसी गलत वोटिंग मत करने का। भारत के भविष्य है। आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कैंडिडेट हूँ पंजाब कांग्रेस। आप सब स्टूडेंट लोग आके यहाँ वोटिंग करके जा रहे हैं। ये बनाया है, पीएमटी ने बनाया है, ये बनाया है। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर फर्जी मतदान डाले जा रहे हैं। और जब एमवीए नेताओं ने यानी कि एमवीए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, वहाँ के हालात एकदम से बिगड़ गए। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ के हालातों को संभाल लिया गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है कि फर्जी मतदान किए जा रहे हैं और विपक्ष तो इस तरीके के आरोप लगातार लगाता ही आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में इस वक्त। और अगर बात की जाए इस मुद्दे की तो इसके अलावा एक और मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जैसे कि अभी हमने
बात ही की थी विनोद तावड़े की, जिनको 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लगातार विपक्ष हमलावर है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग इसकी जांच कब करेगा और इस तरीके के मामले कब तक सामने आते रहेंगे। अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, उन्होंने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। करोड़ों का व्यवहार कर नाला सुपारा में हो गया, उस रूम में 5 करोड़ थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड और टीवी और कैमरा दिखा रहे। 5 करोड़ रूम में थे और पूरे होटल में 15 करोड़ थे। कहाँ गया पैसा? 9 लाख दिखाया। और जो एफआईआर लॉस हुआ है वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, वो आचार संहिता का भंग क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, ये किया, फालतू चीज के ऊपर ही किया है। तो ठीक है, देख लेंगे आप, आज चुनाव होने दो। एक दिन पहले नासिक में एकनाथ शिंदे का पैसा पकड़ा गया, करोड़ों रुपए, नासिक के एक 5 स्टार होटल में। और तुरंत उसके बाद वो फोकस वहां जो गया वो हटाने के लिए यहाँ पैसा। देखो, ये भाजपा पहले पैसे बांटने में, जमा करने में माहिर लोग हैं, होशियार लोग हैं। हाँ, पूरी यंत्रणा उनकी है, प्रशासन उनका है, फिर भी पकड़े गए। उसका मतलब है दाल में कुछ काला है, घर में कोई भेदी है, उसने सब कुछ किया है। क्योंकि पैसा है ना डिक्की में, जो गाड़ियां उनके साथ घूम रहा है उसमें हर गाड़ी में पैसे की बैग है, पूरा खोके और कंटेनर घूम रहे हैं उनके पीछे। अरे छोड़ दीजिए, ये फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर उनका गेम बजाया है। चलो, तो सुना किस तरीके से जो संजय राउत हैं वो बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन उनका है, सरकार उनकी है, लेकिन फिर भी वो पकड़े गए। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर अगर विनोद तावड़े पैसे नहीं बांट रहे थे तो वो उन्होंने पूरा होटल जो है वो बुक क्यों किया था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है अमलेंदु जी। तो इसका जो पूरा निष्कर्ष जो सामने निकल कर आता है उस पर आप क्या कहेंगे और क्या कुछ जानकारी है इस मामले में आपके पास? देखिए, इस मामले में अभी यही जानकारी है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो तो कल ही दर्ज हो गई थी विनोद तावड़े पर भी, और जो वहाँ के बीजेपी प्रत्याशी शायद राजन नायक उनका नाम है, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। चुनाव आयोग ने ही उस पर दर्ज कराई। बाकी अब उस पर जांच होगी। अब चुनाव आयोग पर क्या कार्रवाई करता है, अब तो मतलब पुलिस के हवाले ये चीज़ पहुँच गई है, उस पर जाँच होगी आगे चलकर। लेकिन ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करनी है उसका जो अंतर है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की बातें होती रहती हैं, तो अब ये एक बड़ा मसला भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के जरिए और गुजरात को मतलब प्रोजेक्ट पहुंचा रही है और महाराष्ट्र से छीन कर प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। तो ये सारे मसले, अब विनोद तावड़े का इसमें जो एक एंगल आ गया, इससे वो आरोप कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी वहां कर क्या रही है। तो एक बड़ा मसला जो है मुझे लगता है ये बन गया महाराष्ट्र के चुनाव में विनोद तावड़े का। तो एक मुद्दा इसमें, जब आपने अडानी का जिक्र किया तो मैं भी एक मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगी कि जो धारावी का जो प्रोजेक्ट था, वो जमीन जो है वो अडानी को सौंप दी गई है। वहां पर BKC 2 बनाया जाएगा वहां के लोगों के मुताबिक। तो ये मुद्दा काफी सुर्खियों में है, लेकिन वहां के लोगों का कहना यही है कि हमारा ये घर है, हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमें यहीं पे घर चाहिए अगर घर चाहिए तो। जबकि सरकार उन्हें कह चुकी है वो उन्हें कहीं थोड़ा दूर जाकर काफी अच्छा घर देंगे, लेकिन महिलाओं का यही कहना है खासकर कि हमारा बचपन यहाँ बीता है, हमारा रोजगार यहाँ पर, अगर यहाँ से हम चले जाएंगे तो खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार ये हमले करता रहा है, लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अडानी का और PM मोदी के काफी ऐसे संबंध हैं और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जानबूझकर उनको दिए जा रहे हैं। देखिए, आजकल एक बड़ी सीधी सच्ची सी बात है कि अगर वो ज़मीन अडानी को दी जा रही है तो अडानी जो मुनाफा कमाएंगे उस ज़मीन से, क्या उस मुनाफे के भागीदार धारावी के रहने वाले लोग होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और इसीलिए धारावी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, ये ज़मीन हमारी है, हमको यहाँ से उखाड़ कर कहीं दूसरी का भेजा जाएगा, दूसरी बस्ती बसाई जाएगी, तो इसी बस्ती में हमारा स्थान क्यों नहीं हो। और ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये उसका धारावी का विकास किया जाना है तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी उस विकास में हिस्सेदारी क्यों नहीं हो।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसीलिए वहाँ धारावी का में जो अडानी को दी गई है उसका विरोध हो रहा है। और उद्धव ठाकरे ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, हम इसको वापस ले लेंगे। ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ बन चुका है। राहुल गांधी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया कि अडानी को बेचने के लिए ही ये सरकार हमारी गिराई गई थी, ताकि अडानी को यहाँ ज़मीनों पर कब्जे कराए जा सकें और महाराष्ट्र से सारे उद्योग छीनकर गुजरात ले जाए जा रहे हैं। तो अडानी और गुजरात दोनों बड़े मसले जो हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में बन चुके हैं और विपक्ष इन पर लगातार हावी है। भारतीय जनता पार्टी दोनों मसलों पर अपना बचाव करती हुई नजर नहीं आ पा रही है और ये साफ संदेश जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो एक तरीके से गुजरात के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आरोप शिवसेना उद्धव यूवीटी जो है, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो लगातार लगा रही है कि एकनाथ शिंदे गुजरात के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा मसला बन चुका है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है। धारावी का बात की जाए तो धारावी में जिस तरीके से महिलाओं ने बाइट दी, महिलाओं ने ये कहा कि हमें घर कहीं और नहीं चाहिए, धारावी में ही चाहिए, तो इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया गया, और कई और भी सवाल हैं, लेकिन हम बात करते रहेंगे इस तरीके से। और भी आगे एक मुद्दा सुर्खियों में है जो इस वक्त चाचा वर्सेस चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिल रही है, यानी कि बारामती में। बारामती जो सीट है काफी हॉट सीट कहा जाता है उसको। इस सीट पर चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिल रही है और कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। जब हम वहां गए, वहां के लोगों से, बारामती के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि जो चाचा भतीजे हैं वो शरद पवार का गढ़ कहा जाता है बारामती एक तरीके से, लेकिन अजीत पवार मैदान में है और उनके सामने उनके भतीजे योगेंद्र पवार मैदान में है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो है बारामती के वो अजीत पवार के पक्ष में है, तो वहीं कुछ और लोगों की बात की जाए तो वो योगेंद्र पवार के पक्ष में है। लेकिन दोनों का कहना यही है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं चुनाव के बाद कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ गेम चेंज हो जाए, वो गेम चेंजर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं इस वक्त अजीत पवार की बात की जाए तो। वहां की जनता से जब हमने लाड़की बहना योजना के बारे में बात की तो वहां की महिलाओं का कहना बस इतना था कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जो लाड़की बहना योजना के थ्रू 1500 रुपए दिए जाने थे, एक दो महिलाओं को तो मिल रहे हैं, लेकिन काफी ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिल रहा है और उनका भी कहना बस इतना ही था कि हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए, क्योंकि पैसे जो आप बांट रहे हैं वो खैरात तो नहीं है। जो आप हमारे पैसे हमसे ले रहे हैं टैक्स के थ्रू और भी कई चीजों के थ्रू, वो आप हमें वापस लौटा रहे हैं। और बात की जाए वहां पर महंगाई की तो महंगाई काफी ही बढ़ती जा रही है, जिस पर महिलाओं का ये कहना था कि आप 1500 रुपए तो दे रहे हैं लेकिन महंगाई कम नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, 1500 रुपए में घर खर्च नहीं चलता। वहीं अब इस सीट पर मतदान हो रहे हैं और मतदान के बीच जो वहां से उम्मीदवार हैं शरद पवार गुट से योगेंद्र पवार, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जी नहीं, हम कैंडिडेट के माध्यम से पहली बार यहाँ चुनावी राजनीति में खड़े हैं और ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। 6 महीने पहले भी हम वहाँ गए थे हमारा हक बजाने के लिए और अभी भी हम जाने वाले हैं। क्या बड़ी फाइट है बारामती की जनता को साथ देगी, कितना? मुझे 100% विश्वास है कि बारामती की जनता पवार साहब को भूलेगी नहीं और हमको आशीर्वाद देगी। तो योगेंद्र पवार ने साफ साफ ये कह दिया है कि बारामती की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, पवार साहब को भूलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा कर दिया है कि बारामती की जनता जरूर उन्हें वोट करेगी और उन्होंने अपील भी की है कि वोट की जाए लगातार, क्योंकि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अब तक के जो वोट प्रतिशत सामने आए हैं, 11 बजे तक के वोट प्रतिशत के हिसाब से 18% हुआ है और भी कई आंकड़े सामने आएंगे जो आपको हम थोड़ी देर में बताते रहेंगे। इस बीच एनवीए के जो कांग्रेस के नेता हैं नाना पटोले, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने दावा कर दिया है कि जो आज मतदान हो रहे हैं उसके बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे और एमवीए की जीत पक्की बताई गई है। उन्होंने दावा कर दिया है कि एमवीए ही जीतेगा। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। से जो है एक्सपेक्ट कर रही है रिजल्ट्स, कितना प्रतिशत मतदान जो है कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते दिखाई दे रही है? देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने
आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए। एक होटल में जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते, जो चुनाव आयोग के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया, और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, वो तो सुना आपने कि किस तरीके से नाना पटोले ने अपनी जीत का दावा कर दिया है, यानी कि एमवीए की जीत का दावा कर दिया। और वहीं बात की जाए महाराष्ट्र में मतदान की, तो महाराष्ट्र में 1:30 बजे तक हम बात करें तो 32% मतदान हो चुका है। हालांकि ये थोड़ा कम है, लेकिन आगे हो सकता है कि ये आंकड़े बढ़ जाएं। लेकिन जो मुकाबला है महाविकास आघाड़ी और एनडीए में, महायुति में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अब हार किसकी होती है और जीत किसके हाथ लगती है, यानी कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज कौन होता है, क्योंकि ये लड़ाई जो है अस्तित्व की बताई जा रही है शिवसेना और एनसीपी के बीच। अगर देखा जाए तो खासकर जो दोनों गुटों के 2-2 फाड़ हो चुके हैं, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके हाथ में हार लगती है और किसके हाथ में जीत लगती है, और महाराष्ट्र की सत्ता पर आखिर काबिज कौन होता है।